गुड मॉर्निंग बच्चों। मेरा नाम डॉक्टर विनोद कुमार सदानिया है। मैं असिस्टेंट प्रोफेसर तिलक पीजी महाविद्यालय बस्सी जयपुर से। मैं आपको अर्थशास्त्र के बारे में कुछ कंटेंट है वो उपलब्ध कराऊंगा। अर्थशास्त्र जो है एक ऐसा विषय है जिसमें बच्चे काफ़ी दिक्कत समझते हैं कि समझ में नहीं आता है, पर इसको अपन बहुत अच्छे से और इजी तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। जैसे मैंने कुछ यहाँ पर लिखा हुआ है, अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र को अगर दो भागों में बांटते हैं तो पहला अर्थ और दूसरा शास्त्र। अर्थ का मतलब होगा धन और शास्त्र का मतलब होता है अध्ययन करना। अर्थात इसका बेसिक अर्थ हुआ हमारा धन का अध्ययन करना अर्थशास्त्र कहलाता है। अर्थशास्त्र के बारे में बहुत प्राचीन जो है शुरू से चला आ रहा है। कौटिल्य जो है उनके द्वारा भी अर्थशास्त्र पुस्तक के अंतर्गत कुछ ऐसी बातें बताई गई हैं कि कहीं ना कहीं हम ये समझते हैं कि अर्थशास्त्र का संबंध पुराना है भाई। उन्होंने वार्ता शब्द का प्रयोग किया गया था जिसका अर्थ होता है कृषि एवं पशुपालन संबंधी क्रियाएं। अगर आधुनिक रूप से बात करें कि अर्थशास्त्र का जनक कौन है, तो अर्थशास्त्र के जनक जो है वो हमारे एडम स्मिथ। एडम स्मिथ ने 1776 में पुस्तक लिखी। इस पुस्तक का नाम था एन इंक्वायरी इनटू द नेचर केजेस ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन, अर्थात राष्ट्र की संपत्ति के स्वरूप एवं कारणों की खोज। ये तो हमारे इसका एक बेसिक सा परिचय हो गया। इसकी परिभाषाओं की बात करें तो अर्थशास्त्र की अलग अलग परिभाषाएं दी हैं, जिसमें पहली परिभाषा है धन से संबंधित, कि अर्थशास्त्र को शुरुआत में केवल धन से संबंधित माना गया था। तो जिसमें एडम स्मिथ ने परिभाषा दी, एडम स्मिथ ने धन से संबंधित परिभाषा है। इन्होंने कहा कि अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है, तो कहीं ना कहीं अर्थशास्त्र को केवल और केवल धन से संबंधित माना गया है। उसके बाद में दूसरी परिभाषा आई आपकी कल्याण संबंधी परिभाषा है। तो हमारे प्रोफेसर मार्शल थे, उन्होंने कल्याण से संबंधित परिभाषाएं दी कि जीवन में जो धन है वही महत्वपूर्ण नहीं है, उसके अलावा मानव कल्याण भी होना बहुत आवश्यक है। उसके बाद जो तीसरी परिभाषा आई वो आई थी दुर्लभता या सीमितता संबंधी परिभाषाएं। ये परिभाषा हमारे रॉबिन्स के द्वारा दी गई। इसमें इन्होंने बताया कि जो साधन है वो बहुत कम है और उनको यूज लेने वाले जो साध्य है वो बहुत ज्यादा मात्रा में है। तो कहीं ना कहीं जो समस्याएं हैं इनका अध्ययन करना ही अर्थशास्त्र कहलाता है। इसके बाद में चौथी परिभाषा है आवश्यकता विहीनता संबंधी परिभाषा है। ये जो परिभाषा थी हमारे जो यहाँ के प्रोफेसर थे जेके मेहता, इनके द्वारा दी गई। और इनका जो था जीवन वो गांधी जी के विचारों से प्रभावित था। ये सादा जीवन उच्च विचार पर बिलीव करते थे कि लोगों की अगर आवश्यकताएं कम हो गई या खत्म हो जाती हैं तो कहीं ना कहीं हमें इनकी जरूरत नहीं होगी, हमारी आवश्यकता कम हो जाएगी तो हमारे जो साधन सीमित है या जो इनकी समस्या है वो अपने आप दूर हो जाती है। और अंतिम परिभाषा जो आज दी गई है हमारी, वो दी गई है पॉल ए सैमुअल्सन। जो अंतिम परिभाषा दी गई थी वो दी गई है पॉल ए सैमुअल्सन के द्वारा। अब अर्थशास्त्र को प्रकृति के आधार पर दो भागों में बांटा है, जो हम बीकॉम में बीए के बच्चे जो पढ़ते हैं कि व्यष्टि और समष्टि। व्यष्टि इंग्लिश में कहते हैं माइक्रो और इंग्लिश में इधर समष्टि को मैक्रो। इसका शाब्दिक अर्थ होगा, व्यष्टि का अर्थ होता है सूक्ष्म या छोटा और समष्टि का अर्थ होता है व्यापक या बड़ा। व्यष्टि एक समष्टि का ही एक भाग है। समष्टि के अंदर मतलब सब कुछ समाहित है, बहुत बड़ा रूप होता है और उसी का एक छोटा रूप होता है, उसे व्यष्टि रूप कहते हैं। माइक्रो जो शब्द है वो MIKROS, इस शब्द से माइक्रो शब्द की उत्पत्ति हुई है और ये शब्द जो है ग्रीक भाषा का शब्द है। इसी प्रकार से मैक्रो की उत्पत्ति मैक्रोस से हुई है और ये भी ग्रीक भाषा का शब्द है। ये जो
शब्द जो है माइक्रो और मैक्रो 1933 में रैगनर फ्रिश के द्वारा दिए गए थे। व्यष्टि जो है इसमें हम सूक्ष्म या छोटे भाग का अध्ययन करते हैं, अर्थात हम इसमें एक इकाई का अध्ययन इसके अंदर किया जाता है। और समष्टि के अंतर्गत मतलब समस्त चीजों का अध्ययन करते हैं, इसका मतलब इसमें हम संपूर्ण का अध्ययन करते हैं, संपूर्ण का अध्ययन करते हैं। ठीक है बच्चों, इसके बाद इसका जो अगला भाग होगा, इन दोनों में जो अंतर होगा व्यष्टि और समष्टि में, वो आपको अगले वीडियो में बता दिया जाएगा। धन्यवाद।